जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर को, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो चलिए हम इस कविता के अर्थ को समझे। इसके पहले केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है उसे संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं जीवन परिचय को। जन्म केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। इनकी रचना है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्हें पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य इनकी कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गया केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है केदारनाथ अग्रवाल जो है किस वाद के कवि है, तो आपको पता होना चाहिए प्रगतिवाद के। साथ ही सवाल किया जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको पता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी। इसके साथ साथ इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है जीवन परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपने जीवन परिचय पढ़ लिया है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अब कविता समझते। चंद्रगहना से लौटती बेर। तो हम इस कविता के अर्थ को समझे, इसके पहले इस शीर्षक पर बात कर लेते। चंद्रगहना से लौटती बेर। बेर का मतलब होता है समय। चंद्रगहना एक गांव का नाम है ना। लौटते यानी लौटते समय, चंद्रगहना गांव से लौटते समय क्या हुआ उसके बारे में वर्णन है। हम इस कविता को समझे इसके पहले मैं आपको बता दूं, किसी कारणवश कवि चंद्रगहना गांव गए थे और वहां पर उन्होंने जो प्रकृति का जो सौंदर्य देखा, प्रकृति को जिस निकटता के साथ देखा, उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस कविता को पढ़कर समझकर। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इसकी बैठा अकेला, एक बीते के बराबर हरा चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दू हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। हम इसके अर्थ को समझे। इसके पहले हम थोड़े से जो कठिन शब्द है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बीते का यानी होता है एक हथेली के बराबर, मुरेठा यानी होता है पगड़ी, दूल्हा जो पहनता है ना अपने सर पर वो, ठीक है। हटीली यानी हठीली नायिका जो जिद्दी होती है, उस नायिका के बारे में वर्णन किया गया है। ब्याह मंडप यानी विवाह मंडप में, स्वयंवर यानी तो जानते हैं ये स्वयंवर का मतलब होता है कि जहां कन्याओं को स्वयं वर चुनने का क्या दी जाती है, आज़ादी दी जाती है। पुराने समय में कन्याओं को यह अधिकार प्राप्त था कि वह स्वयं का वर वह अपने अनुसार चुन सकती है, तो उसे क्या कहते थे, स्वयंवर कहा जाता था। अनुराग यानी प्रेम, अंचल यानी आंचल, ठीक है।
तो आपने कठिन शब्द तो देख लिया है। संदर्भ तो आपको पता ही है। प्रस्तुत कविता चंद्रगहना से या प्रस्तुत पंक्ति चंद्रगहना कविता से ली गई है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है। प्रसंग लिख लीजिए जल्दी से। कवि ने चने के खेत की मेड़ पर बैठकर जो कल्पना की है उसका वर्णन किया गया है। क्या है? कवि खेत की मेड़ पर बैठ के, चने की खेत की मेड़ पर बैठकर कवि की कल्पना का वर्णन किया गया। आप इस तरह भी लिख सकते। चलिए ठीक है, अर्थ समझते हैं। देख आया चंद्रगहना। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देख आया हूँ। क्या कहते हैं? मैं चंद्रगहना गांव के प्रकृति सौंदर्य को देख आया हूँ। क्या देखा है? देखिए, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इसकी बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना गांव के जो चने के खेत है उसकी मेड़ पर बैठकर मैं ये प्रकृति के जो दृश्य है उसे देख रहा हूँ। क्या कहते हैं? चने के खेत की मेड़ पर बैठकर मैं प्रकृति के दृश्य को देख रहा हूँ। कौन से दृश्य को? देखिए, एक बीते के बराबर हरा चना। कहते हैं चने का जो पौधा है वो किसके बराबर है? एक बीते के बराबर, यानी हथेली के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। उसके गुलाबी फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो दूल्हे ने क्या किया हो, अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन ली हो, सजकर खड़ा है और वो सजकर विवाह मंडप में जाने के लिए तैयार हो। क्या कहते हैं कि एक हथेली के बराबर, बीते के बराबर जो हरे चने का पौधा है उसमें क्या लगे हैं? गुलाबी फूल लगे हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो दूल्हे ने अपने सर पर गुलाबी पगड़ी पहनकर क्या हो, विवाह मंडप में जाने के लिए सजकर तैयार हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली। कहते हैं चने के खेत के पास ही क्या है, अलसी की फसल भी है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो जिद्दी नायिका हो। क्या कहते हैं कि चने की फसल के पास ही या खेत के पास ही क्या है, अलसी की फसल भी उगी हुई है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कैसी हो, हठीली नायिका हो, जिद्दी नायिका हो। देह की पतली, कमर की है लचीली और उसकी विशेषता है कि वो उसका शरीर कैसा है, बड़ा ही पतला है और उसकी कमर क्या है, लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही हो जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। कहते हैं उसने क्या किया है, अपने नीले फूलों को अपने सर पर धारण किया है या रख लिया है। क्या कहती है वो हठीली नायिका कि उसने अपने सिर पर नीले फूलों को क्या कर रहा है, रख लिया है और कह रही है कि जो मेरे इस फूलों का स्पर्श करेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी। और सरसों की न पूछो। देखिए, जब हम कभी न पूछो वाली बात करते हैं, जब किसी बात को हमको बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है ना, तब हम बोलते हैं अरे यार उसके बारे में तो बिल्कुल मत पूछो। कहते हैं ना हम इस तरह की बात। हाँ, तो जब किसी बात को हम बढ़ा कर बोलते हैं तब हम इस तरह के न शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कहा है और सरसों की न पूछो। कहते हैं और सरसों के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, या क्या कहे, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। कहते हैं सरसों ने क्या किया है कि वह अब बड़ी हो गई है और उसने अपने हाथों को पीले कर लिए और वह विवाह मंडप में पधार गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कहते हैं और ये सारी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन का महीना आ गया हो। क्या कहते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे फागुन का महीना आ गया हो और फाग के गीत गाए जा रहा हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कहते हैं मैं अपने आंखों के सामने प्रकृति का ये स्वयंवर होते हुए देख रहा हूँ। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है और प्रकृति का जो प्रेम भरा आंचल है वो चारों ओर लहरा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं अर्थ। क्या कहते हैं कवि कि मैं चंद्रगहना जो गांव है उसे देख आया हूँ। मैं चने की खेत की मेड़ पर
अकेला बैठकर प्रकृति के इस सौंदर्य को देख रहा हूँ, इस सौंदर्य को कि एक हथेली के बराबर हरा चना है जिस पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो दूल्हा क्या हो अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर विवाह मंडप में जाने के लिए सज कर तैयार हो। चने के खेत के पास ही अलसी भी उगी हुई है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह हटीली नायिका हो और जिसका शरीर कैसा है, पतला है, उसकी कमर लचीली है और उसने अपने सिर पर नीले रंग के फूल को धारण किया है और जैसे कह रही हो कि जो इस फूल को छुएगा मैं उसे अपने हृदय का दान कर दूंगी। कभी कहते हैं सरसों के बारे में मत पूछो, वो अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है और उसने अपने हाथों को पीले कर लिए हैं और विवाह मंडप में पधार गई है। इन सारे दृश्यों को देख के कवि कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मानो फागुन का महीना आ गया हो और फागुन के गीत गाए जा रहे, फागुन यानी होली, और मैं यह प्रकृति के स्वयंवर को स्वयं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। साथ ही देख रहा हूँ कि प्रकृति का जो प्रेम का जो आंचल है वह लहरा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं चने को दूल्हे के रूप में, अलसी को हटीली नायिका के रूप में, सरसों को नायिका के रूप में बात कही गई है। और जहाँ प्रकृति को हम क्या करते हैं, मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार है, साथ ही सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार भी है। चलिए आगे समझते हैं। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया, एक चांदी का सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप चुप खड़ा बगला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन मछली ध्यान निद्रा त्यागता है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। इस माफ कीजिए, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, कहते ये जो गांव है ना, ये क्या है, विजन यानी होता है एकांत, शांत, लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर। कहते हैं यह जो प्रकृति का जो सौंदर्य है ये भीड़ से दूर है। कहाँ से, शहर के कोलाहल से दूर है। कहते हैं यह जो प्रकृति है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वह क्या है, एकांत में है और नगर से या शहर से क्या है, बहुत दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और यह जो स्थान है ये प्रेम से भरा हुआ है। कहते हैं यह जो प्रेम की जो भूमि है ये कैसी है, बहुत अधिक उपजाऊ है और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर यानी एक छोटा सा तालाब। कवि कहते हैं मेरे पैरों के नीचे क्या है, एक छोटा सा तालाब है, उठ रही उस इसमें लहरिया, और इसमें क्या हो रहा है, हवा के कारण लहरें उठ रही है। क्या कहते हैं कवि कि मेरे पैर के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें हवा के कारण लहरें उठ रही है, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया, और जल में लहरें आने के कारण जो तालाब के जल के तली में जो घास उगी हुई है वह भी क्या कर रही है, लहरा रही है। कहते हैं तालाब के जल में लहरों के कारण तालाब की तली में जो भूरी घास उगी हुई है वह भी क्या कर रही है, लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। कहते हैं सूर्य का प्रकाश जब उस जल पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो कोई चांदी का बड़ा सा गोल खंबा हो। कहते हैं सूर्य का प्रकाश उस तालाब के जल में जब पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो क्या हो, चांदी का
गोल सा बड़ा सा खंबा हो, आंख को है चकमकाता और उसे देखकर मेरी आंख चकमका जाती है। यानी आप यदि प्रकाश की ओर अगर ज्यादा देर देखेंगे तो नहीं देख पाते ना। हाँ, तो कहते हैं उसे देखकर मेरी आंख चकमका जाती है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहते हैं कि इन लहरों के कारण, ये जो लहरें हैं क्या कर रही है, जब किनारे पर जाती है तो वहां किनारे के पत्थर उससे भीग जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो चुपचाप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो और न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। क्या कहते हैं कवि कि इन लहरों के कारण किनारों पर जो पत्थर है वो क्या होते हैं, भीगने लगते हैं और उसे देखकर कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो वो चुपचाप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो और न जाने उनकी यह प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन मछली ध्यान निद्रा त्यागता है। और उस तालाब के जल में चुपचाप बगुला ध्यान निद्रा में होकर क्या है, अपनी टांग को जल में डुबाए खड़ा है और जैसे ही वह मछली को देखता है वह अपनी निद्रा को क्या कर देता है, त्याग देता है। फिर से देखिए, आ रहा है ना समझ आसानी से, बिल्कुल आ रहा होगा। क्या कहते हैं कवि कि यह जो प्रकृति है यह एकांत में है और नगर से बहुत दूर है। यह जो प्रेम की जो भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ है। कवि कहते हैं मेरे पैर के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें हवा के कारण लहरें उठ रही है और इन उठ रही लहरों के कारण जो तालाब के जल में जो भूरी घास है उसके नीले तल में वह भी क्या हो रही है, जब लहरों के कारण वह भी लहरा रही है। कवि कहते हैं इस तालाब के जल में जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कैसा प्रतीत होता है, मानो चांदी का गोल खंबा हो, बड़ा सा गोल खंबा हो और उसे देखने पर क्या होती है, मेरी आंखें चकमका जाती है। कवि कहते हैं जब लहरों के कारण कि अब पानी किनारे पर आता है तो उसके किनारों पर स्थित जो पत्थर है वो भीगने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो चुपचाप क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो और न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। कवि आगे बताते हैं कि तालाब के जल में बगुला अपनी टांगों को डुबोए ध्यान निद्रा में है और जब वह क्या करता है, किसी मछली को देखता है तो अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से यह अर्थ भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, प्रकृति को क्या किया गया है, मनुष्य की तरह कार्य करते दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और देखिए यहाँ पर चांदी का सा गोल खंबा, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। चढ़ दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और वह क्या करता है बगुला कि अपनी ध्यान निद्रा को त्याग कर मछली को अपने गले चोंच से दबाकर उसे निगल लेता है। क्या करता है, झट से उसे अपने चोंच में दबाकर क्या करता है, निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जंगल के हृदय पर। एक उजली उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चलिए अर्थ समझते हैं। क्या कहते हैं कवि, चढ़ दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। वो बगुला क्या करता है कि झट से ध्यान निद्रा को छोड़कर अपने चोंच में मछली पकड़कर उसे निगल लेता है, मतलब खा लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे भरे जंगल के हृदय पर, माफ कीजिए, जंगल नहीं है, जल के हृदय पर है। ठीक है। क्या कहते हैं कि एक काले माथे वाली बड़ी चतुर चिड़िया है जिसके पंख कैसे हैं, सफेद है।
वह क्या करती है, वो चिड़िया को एक स्वार्थी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया। जैसे स्वार्थी लोग होते हैं ना, जो समय की तलाश करते रहते हो, जैसे ही समय मिले तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ इस चिड़िया के बारे में बताया कि उसका माथा कैसा है, काला है, किंतु वो बड़ी चतुर है। उसके पंख सफेद है और वो झट से क्या करती है, जल में झपाटा मार देती है, टूट पड़ती जल के हृदय में, और वह क्या करती है, झट से झपाटा मारकर जल के हृदय में टूट पड़ती है, एक उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और क्या करती है, झट से जल से अब मछली, एक छोटी मछली को अपने पीली चोंच में दबाकर झट से क्या करती है, आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है, जहां से कहते हैं, और यहाँ थोड़ी ही दूर में क्या है, जो भूमि है वो कैसी है, ऊंची है। कवि कहते हैं, और यहाँ से थोड़ी सी दूर में भूमि कैसी है, ऊंची है, भूमि का ऊंचा भाग है, रेल की पटरी गई है, और उस भूमि, ऊंची भूमि से क्या गई है, रेल की पटरी, ट्रेन की लाइन गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, देखिए यहाँ अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्रेन का टाइम नहीं है, कहते अभी जो मेरी जाने वाली जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, उसका समय नहीं हुआ है जिससे मैं जाऊं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, सू नहीं है, हूँ है, जाना नहीं, कहते इसीलिए मेरी ट्रेन का समय नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं कवि कि बगले ने क्या किया, उस अपनी ध्यान निद्रा को तोड़कर चट से अपने चोंच से मछली को दबाकर गले के नीचे निगल लिया। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, जिसके पंख कैसे हैं, सफेद है, झट से झपाटा मारकर वो क्या करती है, जल से भरे तालाब में या जल के हृदय में क्या करती है, वह झट से वहां उसकी मछली को पकड़कर अपने पीले चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। कवि कहते हैं, यहाँ से यानी खेत से थोड़ी ही दूर में भूमि का ऊंचा भाग है, जिसमें क्या गई है, रेल की लाइन गई है, रेल की पटरी गई है, किंतु मेरे अभी रेल का या ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे उम्मीद है आपको इसका अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, विशेष क्या होगा। यहाँ चतुर चिड़िया को एक स्वार्थी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, साथ ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूर दिशाओं तक फैली भांज भूमि, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चलिए अर्थ समझते हैं। कवि क्या कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कहते हैं चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं वो अधिक ऊंची नहीं है, अनगढ़ पहाड़ी है और अधिक ऊंची नहीं है, दूर दिशाओं तक फैली, और ये दूर तक फैली हुई है। कहते हैं चित्रकूट की जो अनगढ़ जो पहाड़ियां जो अधिक चौड़ी नहीं है, वो दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़। देखिए अभी तक हरी भरी प्रकृति का वर्णन किया ना, अब क्या कहते हैं, मगर यह कैसी है जो जगह है, ये बंजर है, और इधर उधर क्या है, रीवा के पेड़ उगे हुए, रीवा यानी बबुल की तरह ही एक क्या होता है, कांटेदार पौधा होता है, पेड़ होता है। क्या कहते हैं कि यह जगह कैसी है, बंजर है, बांझ है, और इस जगह पर इधर उधर रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें टें टें। कवि कहते हैं किंतु इस बंजर भूमि में
तोते का, सुग्गे यानी तोते, तोते का जो टें टें का जो मीठा स्वर है वो सुनाई पड़ता है। कहते हैं एक तरफ तो क्या है, ये बांझ भूमि है यानी बंजर भूमि है, जिसमें रीवा के जो कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं, मगर इसके विपरीत इसी बंजर भूमि में तोते का जो मधुर मीठा स्वर है, टें टें का मधुर स्वर भी सुनाई पड़ता है, सुन पड़ता है। वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। और कहते हैं इसके साथ साथ, किसके साथ साथ, तोते के स्वर के साथ साथ इस वन्य भूमि के हृदय को चीरता हुआ जो सारस का जो टिरटो टिरटो का स्वर है वह भी मुझे सुनाई देता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, कहते इसीलिए इन स्वर को सुनकर, सारस के स्वर को सुनकर मेरा मन होता है कि मैं इन पक्षियों के साथ उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग। कहते मैं अपने मन के पंखों को फैलाकर सारस पक्षी के साथ क्या करूं, उड़ जाऊं। जहां जुगल जोड़ी रहती हो, आपको पता है ना कि सारस हमेशा जोड़े में रहते। कहते जहां सारस अपने जोड़े में रहता हो, हरे खेत में, जो कहां पर, हरे खेत में सारस अपने जोड़े में रहता हो, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे और मैं चुपचाप सारस की जो प्रेम कहानी है वो चुपचाप सुन लो। कहते हैं फिर से देखिए क्या कहते हैं कवि, कि चित्रकूट की जो पहाड़ी है वो कम चौड़ी है और अनगढ़ है और ये दूर दिशाओं तक फैली हुई है, किंतु कहते हैं यहाँ की जो जगह है वो कैसी है, बंजर है और इधर उधर रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ उगे हुए हैं। किंतु इस बंजर भूमि में भी हमें किसका, तोते का मधुर स्वर टें टें का सुनाई पड़ता है। साथ ही वन भूमि के हृदय को चीरता हुआ सारस का जो टिरटो टिरटो का स्वर है वह जब मेरे कानों में सुनाई पड़ता है तो कवि क्या कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं भी इन पक्षियों के साथ उड़ जाऊं। मैं मन के पंखों को फैलाकर सारस के साथ वहां चले जाऊं या वहां उड़ जाऊं जहां हरे खेत में सारस का जोड़ा रहता है और मैं चुपचाप सारस की जो प्रेम कहानी है उसे चुपके चुपके सुन लूं। मुझे उम्मीद है आपको जो यह चंद्रघोना से लौटती बेर जो कविता है वो समझकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा, आसानी से आपको समझ भी आ गया होगा। विशेष क्या होगा, प्रकृति का मानवीकरण है, साथ ही प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सरल भाषा है, मीठा मीठा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और आप कविता आप समझ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद भी है कि आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आसानी से समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।